स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 6 के बारे में, जो कि आपके समकालीन विश्व राजनीति वाली बुक्स है। मैं आप सभी को बता दूं, हमें बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, CBSE के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो CBSE के पहले मैं आपको बता दूँ, चैप्टर 6 का नाम पहले आपका जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन था, लेकिन CBSE के न्यू सिलेबस को देखा जाए तो CBSE ने इसका नाम चेंज कर दिया है और इसका नया नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके संगठन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इसका नया नाम है। ठीक है, तो हमें बिल्कुल CBSE के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। और ये पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 1 की वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पहले उसे देखिए, तभी आपको ये पार्ट 2 की वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और हम बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलते रहे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, जिसमें कहा गया है यूनाइटेड नेशंस एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपका चैप्टर का नाम है नया। ठीक है, तो इसमें हमने प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया, यानी कि यूनाइटेड नेशन के जितने भी प्रमुख अंग हैं, जिसमें से हमने जनरल असेंबली, सुरक्षा परिषद, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना आएगा इसके एजेंसीज के बारे में, जैसे यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, सिक्योरिटी काउंसिल एंड द नीड ऑफ फॉर इट्स एक्सपेंस। ठीक है, यानी कि हमें जो है सुरक्षा परिषद की आवश्यकता क्यों है और तो इसमें सुधार करने की आवश्यकता क्यों है। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमें यही सब पढ़ना आएगा, क्योंकि पार्ट 1 की वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ लिया था यूनाइटेड नेशन के। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आगे का सभी डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जो है जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बनते रहे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो आएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की आवश्यकता क्यों है। ये जो सुरक्षा परिषद है, जिसमें मैंने आपको बताया था कल पिछली वीडियो में कि इसमें टोटल जो है सुरक्षा परिषद में 15 मेंबर्स होंगे, जिनमें से जो 5 मेंबर्स होंगे वो परमानेंट मेंबर हैं और बाकी जो 10 मेंबर्स होंगे वो नॉन परमानेंट मेंबर यानी कि टेम्परेरी मेंबर है, जो कि अस्थायी सदस्य ही देश हैं। तो ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनको वीटो पावर प्राप्त होगी। वीटो पावर के बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि वीटो पावर का मतलब होता है निषेध करने का अधिकार, यानी किसी भी चीज़ को मना करने का अधिकार। ठीक है, और ये जो 10 मेंबर्स हैं इनके पास ये अधिकार नहीं है। तो देखा जाए ना, तो इन 10 मेंबर्स का कोई भी महत्व है ही नहीं, क्योंकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो मतलब इनकी सहमति पर ही लिए जाते हैं। अगर ये इनमें से कोई इन 5 मेंबर्स में से अगर कोई एक भी मेंबर सहमत नहीं है तो वो जो प्रस्ताव होगा, वो जो रिसोल्यूशन होगा, वो पारित नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे में इनका जो है कोई भी महत्व नहीं है। तो इसलिए जो है सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में हम जानते हैं तो क्यों सुधार की आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट है, आप लिख सकते हैं कि जो वीटो पावर का जिनके पास वीटो पावर है वो अपने शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, तो उनको रोकने के लिए जो हमें सुरक्षा परिषद में यानी सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार करने की आवश्यकता है। कैसे? जो मैंने आपको बताया था P5 कंट्रीज, यानी कि जिनके पास जो है वीटो पावर है। ठीक है, तो वो कंट्रीज जो हैं वो अपने वीटो पावर का गलत उपयोग करते हैं। वो उनका प्रयोग केवल अपने लिए करते हैं या फिर अपने सहयोगी देशों के लिए करते हैं, ताकि उनके जो हित हैं उनकी पूर्ति की जा सके। ठीक है, और इसीलिए जो स्थायी सदस्यों की सीट को खत्म किया जाना चाहिए, इसकी काफ़ी ज़्यादा मांग उठ रही है, क्योंकि जो अस्थायी मेंबर रहेंगे उनका कोई भी महत्व नहीं रह जाता है अगर इनको वीटो पावर अभी तक भी मतलब खत्म नहीं की जाएगी तो। ठीक है, तो इनका कोई भी महत्व नहीं बचेगा। तो इसलिए वीटो पावर को खत्म करने की बात जो है बार बार चलाई जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए हम समझा देते हैं आपको। मैंने आपको बता रखा है कि जब इसराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष हुआ था, तो उसमें जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी जो USA था, उसने जो है इजराइल का साथ दिया था। और जब इन दोनों के बीच ये जो संघर्ष हुआ था, तो इनमें जो है अमेरिका ने अपने वीटो पावर का प्रयोग किया था। वो भी कितने बार? 16 बार अपने वीटो पावर का प्रयोग किया था इजराइल को एक देश की मान्यता दिलाने के लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अमेरिका ने, बाकी सभी कंट्रीज ने जो है इजराइल को कोई भी नेशन करार नहीं किया गया था सभी नेशंस के द्वारा, लेकिन अमेरिका ने अपने 16 बार वीटो पावर का प्रयोग किया और इस प्रस्ताव को पेश किया कि जो इजराइल है उसे भी एक देश की मान्यता दी जाए। और अंत में यही हुआ, जो इजराइल है वो एक देश की मान्यता उसको मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं जहाँ पर अमेरिका है वो अपने प्रभुत्व को जमाता है कि उसके पास जो वीटो पावर है वो उसका गलत उपयोग करता है अपने लिए और अपने सहयोगियों के लिए। ठीक है,
और इसके अलावा जो अमेरिका है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि इराक वाली घटना, ठीक है। तो उसमें अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने जो है इराक पर हमला कर दिया, जबकि यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है इसकी अनुमति नहीं दी थी, इराक पर हमला करने के लिए अनुमति नहीं दी थी। लेकिन फिर भी जो है अमेरिका ने जो है इराक पे हमला किया था और जो वहाँ के सद्दाम हुसैन थे उनको उन्होंने मारा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अमेरिका ने जो है यूएनओ के जो भी निर्णय होते हैं उसके खिलाफ गया, जबकि जो यूएनओ के निर्णय होते हैं उसको सर्वोच्च निर्णय माना जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन फिर भी अमेरिका ने इसको मानने से इनकार कर दिया। और जब ये सवाल उठा कि आपने ऐसा क्यों किया और अमेरिका के खिलाफ जब प्रस्ताव पारित हुआ तो अमेरिका ने फिर से अपने वीटो पावर का प्रयोग किया और इसे जो है प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया और अमेरिका पे कोई भी एक्शन नहीं लिए गए। तो आप देख सकते हैं अमेरिका ने कितना ज़्यादा अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए अपने वीटो पावर का कितना गलत उपयोग कर रहा है। ऐसी चीन की बात की जाए तो जो यूएनओ है उसका काम क्या होता है, उसका काम यही होता है कि देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा, सहयोग और जो है आर्थिक विकास होता रहे, ठीक है। कोई भी देश दूसरे देश पे कब्जा ना करे, ये इसका उद्देश्य होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन आप जानते हैं चीन, जिसे भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर प्राप्त है, तो चीन ने भी जो है तिब्बत पर जब कब्जा किया था 1959 में, तो ऐसे में सभी जो देश थे, मैंने आपको बताया था 193 टोटल मेंबर्स होंगे, तो उनमें से जो है सभी देशों ने कहा था कि आप जो आपके द्वारा जो किया गया जो कार्य रहेगा, इस पे कब्जा कर रहे हैं आप तिब्बत पे, तो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन फिर भी जो है चीन नहीं माना और उसने जो है तिब्बत पे कब्जा कर लिया। और तो और इसने जब इसके चीन के खिलाफ जब प्रस्ताव पारित हुआ, रिसोल्यूशन पारित हुआ, रिसोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, ठीक है। जब इसके खिलाफ यानी चीन के खिलाफ जब प्रस्ताव पारित किया गया तो चीन ने जो है अपने वीटो पावर का प्रयोग किया और इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, यानी इस प्रस्ताव को नकार दिया, मना कर दिया और ये प्रस्ताव कभी पारित ही नहीं हुआ और तो और चीन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। यहीं अगर आप देखोगे तो जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था तो सभी देशों ने मिलकर जो है जो इराक है उस पर हमला किया था। तो और यहाँ पर जब चीन ने तिब्बत पे हमला किया तो कुछ एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि इसके पास वीटो पावर है और चीन ने अपने वीटो पावर का गलत इस्तेमाल किया। तो आप देख सकते हैं ये अपने वीटो पावर का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इसी को रोकने के लिए जो है सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार की आवश्यकता है। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। जो सेकंड पॉइंट है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद की गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्ति की समाप्ति के लिए। आप सभी जानते हैं कि सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल में कुछ 5 मेंबर स्थायी होंगे और 10 जो है अस्थायी होंगे। तो उनकी संख्या में आज तक कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया। जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, मैंने पहली वीडियो में बता रखा था, तो 24 अक्टूबर 1945 से लेकर 2022 तक अभी भी इनके जो है 15 ही मेंबर होंगे और आज भी इनके 15 ही मेंबर है। पहले भी 15 थे, अभी भी 15 है। तो समय के साथ साथ जो है इनमें चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो इनमें चेंजेस की जो है काफ़ी ज़्यादा मांग उठती रहती हैगी और ये बार बार मांग उठती हैगी कि सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यों की जो संख्या है उसको बढ़ाई जाए और तो और हमें भी जो है वीटो और भी कंट्रीज को वीटो पावर दी जाए। तो जो सुरक्षा परिषद है उसमें जो आप देख सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जिन को भी सुरक्षा परिषद में वीटो पावर प्राप्त है वो द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी राष्ट्र थे। कौन कौन से? तो सबसे पहले बात करते हैं यूएसए की। तो यूएसए जो है वो नेतृत्व करता है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। फिर बात करते हैं यूके, फ्रांस, ठीक है, एफ लिख दे रहा हूँ, फ्रांस और रशिया। बहुत सारे बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है कि सर रशिया जो है वो एशियन कंट्री है या फिर यूरोपियन कंट्री है। तो मैं आप सभी बता दूं रशिया जो है एशियन कंट्री नहीं है, वो बल्कि यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसका जो राजधानी है यानी इसकी जो कैपिटल है मॉस्को, वो यूरोपीय क्षेत्रों में आती है, इसलिए जो इसकी ये जो रशिया है पूरा ये यूरोपीय कंट्री है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया जो यूएसए है ये उत्तरी अमेरिका का नेतृत्व करता है पूरे महाद्वीप का, ठीक है। और जो यूके, फ्रांस और रशिया ये यूरोपीय कंट्री का नेतृत्व करता है। और जो दक्षिण एशिया का बात कर रहा हूँ एशिया की, तो एशिया में केवल एकमात्र देश है वो है चाइना, ठीक है। तो चाइना ही आएगा जो इसका प्रभुत्व करता है। लेकिन इसके अलावा भारत को भी इसमें मिलना चाहिए, क्योंकि एशियन कंट्री में केवल एक ही है, दक्षिण एशिया में देखा जाए तो कोई भी कंट्री नहीं है, ठीक है। और ऐसे में भारत जो है काफ़ी ज़्यादा एलिजिबल है इसके लिए। अभी हम बात करेंगे कैसे। और तो और मैं आपको बता दूं जो अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इनमें जो है बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इनमें जो है एक भी देश को शामिल नहीं किया गया है सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है गैर लोकतांत्रिक प्रवृत्ति है।
तो इसी को समाप्त करने के लिए जो है सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। फिर अगला आएगा P5 के बीच मतभेद। P5 मतलब मैंने आपको बताया था जिन देशों को वीटो पावर प्राप्त है, तो उनके बीच में काफी ज्यादा टकराव होते रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि टोटल 15 मेंबर्स होंगे, ठीक है। अगर उनमें से 14 मेंबर्स भी जो है किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए उतर जाते हैं, लेकिन अगर एक मेंबर ने इसको मना कर दिया और अगर वो वीटो सदस्य ही देश हुआ तो वो जो प्रस्ताव होगा वो पारित नहीं होगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक आतंकवादी था जो कि भारत की जेल में कैद था, जिसने जो है काफ़ी ज़्यादा प्लेन को हाईजैक कर लिया था, ठीक है। तो उसके खिलाफ जब यूनाइटेड नेशन है उसने इसके खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया था और इसको जो है इस पे हमला करने के लिए जो है प्रस्ताव पारित किया था। लेकिन चीन ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसको अभी सज़ा नहीं दी जाएगी, इसको फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसके पास हमारे अभी कोई भी सबूत नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं चीन ने अपने वीटो पावर का प्रयोग करके उस आतंकवादी को बढ़ावा दिया और तो और उसको छुड़वा दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा टकराव रहता है। तो एक सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी अगर मान लो कि जब चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया था, ठीक है, जब चाइना ने जो है तिब्बत पे कब्जा किया था तो उस समय भी जो सभी कंट्रीज थे वो बिल्कुल सहमत थे कि हाँ भाई चाइना ने गलत किया, चाइना के खिलाफ एक्शन पारित होना चाहिए। लेकिन चीन थोड़ा ना पागल है जो अपने खिलाफ जो एक्शन पारित होने देगा। तो चीन ने क्या किया, अपनी वीटो का पावर का प्रयोग किया। तो इस तरह से इन P5 कंट्रीज के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहता है और कोई भी सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। ये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जितने भी सदस्यी देश होंगे स्थायी, तो उनमें जो है प्रतिनिधित्व काफ़ी कम मात्रा में, जैसे कि मैंने आपको बताया था जो अफ्रीका आएगा, एशिया आएगा, ठीक है, और जो दक्षिण अमेरिका है उनमें तो एक भी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं है इसमें। तो UNSC में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। इसमें इसकी स्थापना इसलिए तो की गई थी कि सभी देशों का इसमें प्रतिनिधित्व रहे, लेकिन अभी तक जो है इनका सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इन नए देशों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने में असफल रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें सुधार की आवश्यकता क्यों है। आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े कारण हैं, आप भी और भी बना सकते हो। तो अब देखते हैं कि अगर हमें सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की सीट चाहिए या फिर अस्थायी सदस्य की सीट चाहिए तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या मापदंड है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी सुधार की आवश्यकता है, इसको ध्यान में रखते हुए जो है इनकी मापदंड बनाया गया कि वो ही देश इसके मेंबर बन सकते हैं जो कि एक आर्थिक शक्ति हो, जिनके पास जो है एक बहुत ही बड़ी सेना हो, जो कि यूनाइटेड नेशन यानी कि UNO में जो है बजट देते हो, ठीक है। आप जानते हैं जो भी स्थायी सदस्य ही देश हैं उनमें जो है कहा गया था कि जो सबसे ज़्यादा जो बजट देता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का वो अमेरिका देता है। सेकंड नंबर पे जो चाइना है वो सबसे ज़्यादा बजट देता है UNO को, ठीक है। और आबादी के मामले में वो राष्ट्र बड़ा हो तो उसको हम जो है स्थायी सदस्य की सीट दे देंगे या फिर अस्थायी सदस्य की सीट दे देंगे। और ऐसा देश हो जो कि लोकतांत्रिक हो और वहाँ पर मानव अधिकारों का सम्मान हो। तो आप देख सकते हैं ध्यान से देखा जाए तो इसमें बहुत से ऐसे देश हैं जिनको स्थायी सीट मिली हुई है लेकिन वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे कि चाइना और रशिया की बात करते हैं तो चाइना में तो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पर तो लोकतंत्र है ही नहीं, फिर भी उसको स्थायी सीट मिली हुई है। वहाँ पर तो मानव अधिकार को सम्मान दिया ही नहीं जाता है। रशिया की बात की जाए तो रशिया ने जो है 2002 में डिक्लेयर किया था कि वो जो है अब एक लोकतांत्रिक देश बन चुका है, लेकिन ध्यान से देखा जाए तो वो लोकतांत्रिक अभी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं व्लादिमीर पुतिन, तो उन्होंने जो है 2002 से 2032 या फिर 34 तक जो है अपनी सीट को निर्धारित कर दिया गया, यानी उन्होंने अपना कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो ये कहाँ से लोकतंत्र हुआ? तो ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी। और तो और ऐसा देश होना चाहिए जो कि भौगोलिक, अर्थव्यवस्था और संस्कृति लिहाज से जो है विश्व में विविधता पूर्ण हो, ठीक है। तो ये सब एलिजिबिलिटी बताई गई है कि आपको अगर स्थायी सीट चाहिए या फिर अस्थायी सीट चाहिए तो आपके पास ये सब एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं ऐसे ही बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास ये एलिजिबिलिटी है, लगभग में इनके पास है, और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि स्थायी सीट प्राप्त करना चाहते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन तो देखते हैं पहले कौन कौन से देश हैं वो। तो उनको कहा जाता है G4 कंट्रीज कहा जाता है, जो कि चाहते हैं कि हमें भी सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य की सीट मिले, हमें भी वीटो पावर मिले। तो ये G4 कंट्रीज कौन सी हैंगी? तो ये 4 देशों की कंट्रीज हैगी जिसे कहा जाता है G4 कंट्रीज। कौन कौन सी? तो पहला है जापान, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इंडिया, चौथा है ब्राज़ील, ठीक है।
तो देख सकते हैं ये 4 कंट्रीज आएंगे जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपना मत रखते हैं कि हमें भी स्थायी सीट दे दी जाए, क्योंकि हम भी जो है अर्थव्यवस्था के मामले में काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। आप देख सकते हैं चाइना के जो जापान है वो कितना ज़्यादा विकसित हैगा, जर्मनी भी विकसित हैगा, इंडिया भी विकसित हैगा, ब्राज़ील भी है, ठीक है, हालांकि थोड़ा कम है, ब्राज़ील भी है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन इनका ही विरोध करने के लिए एक और ऐसे जैसे कि इन्होंने अपने 4 देशों का एक संगठन बना लिया, क्योंकि अगर एक अकेला मांगेगा तो नहीं मिलेगा शायद सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य की सीट। तो इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे कहा गया G4। तो ऐसे इनका ही विरोध करने के लिए जो है एक और संगठन बनाया गया जिसका नाम था UFC, ठीक है। ये जो UFC था ये इस बात पे तर्क देता था कि इनको ये जो G4 के सदस्य देश है इनको सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य की सीट नहीं दी जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर इनको दे दी जाए तो फिर दिक्कत होगा, ऐसे माना जाता है, मतलब इनका तर्क हैगा। तो कौन कौन से आएंगे UFC के, कौन कौन से देश हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि इन G4 कंट्रीज को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिले? तो पहला आएगा साउथ कोरिया। तो आप जानते हैं, आपके मन में सवाल उठेगा कि ये साउथ कोरिया ये जापान से क्यों जलता हैगा? साउथ कोरिया तो खुद इतना विकसित देश हैगा, तो वो क्यों जलता हैगा? साउथ कोरिया ये सोचता हैगा कि जो एशिया हैगा, तो एशिया में आप जानते हैं चाइना को तो मिल ही चुका हैगा, ठीक है, अगर इंडिया को भी मिल जाएगा, ठीक है, और जापान को भी मिल जाएगा, तो ऐसे में जो एशिया हैगा उसमें तीसरी कंट्री और चौथी कंट्री को कहाँ दिया जाएगा? तो ऐसे में जो है जो साउथ कोरिया है उसका बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व, उसका बिल्कुल भी महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए जो साउथ कोरिया वो नहीं चाहता हैगा कि जापान को ये सीट मिले, हालांकि वो भारत को सीट देने के पक्ष में है। फिर सेकंड है इटली। अब इटली नहीं चाहता कि जर्मनी को सीट मिले। क्यों? अब जानते हैं पड़ोसी को देख के जलता है, पड़ोसी कभी नहीं चाहेगा कि पड़ोसी के घर में कार है। तो ये वही वाला हाल हैगा, जो इटली है वो भी नहीं चाहता है कि जर्मनी को स्थायी सदस्य की सीट मिले। तो इटली का तर्क ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी भी हारा था, तो उसको कैसे सीट दे दी जाए। तो ये जो है काफी ज्यादा विरोध करता है जर्मनी को स्थायी सदस्य की सीट देने में, ठीक है। इसके बाद बात की जाए पाकिस्तान की, तो आप जानते हैं पाकिस्तान सबसे बेकार कंट्री पाकिस्तान। तो पाकिस्तान भी जो है भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान का मानना यह हैगा कि अगर इंडिया को मिल जाती है वीटो पावर, तो ऐसे में वो जो जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो उसको अपने पक्ष में कर लेगा और जो है अपने वीटो पावर का प्रयोग करके कश्मीर में अपने राज्य स्थापित कर देगा, कश्मीर को अपने में मिला लेगा, और ऐसे में जो पाकिस्तान है वो आराम से खत्म हो सकता है। तो ऐसा मानना है पाकिस्तान का। इसलिए जो पाकिस्तान है वो कभी भी इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य की सीट देने के लिए सहमत नहीं होता है। इसके अलावा बात की जाए अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना भी जो है एक ब्राजील का पड़ोसी देश है। तो हालांकि ये भी वैसा ही है, पड़ोसी कभी भी नहीं चाहेगा कि पड़ोसी के घर में कार आए, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से कंट्रीज आएंगे जो कि चाहते हैं कि उन्हें भी सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सीट मिले, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन कौन से कंट्रीज आएंगे जो कि नहीं चाहते हैं कि इनको स्थायी सीट मिले, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। फिर ऐसे में जो है इन चारों के बीच में कहा जाता है कि चलो भारत ने कहा कि अब आप ना इन सभी को तो नहीं दे सकते हो, ठीक है, तो कम से कम भारत को तो दे दो, ऐसा तर्क दिया गया है भारतीयों के द्वारा। क्यों? क्योंकि भारत जो है इतना ज़्यादा एलिजिबल है इसके लिए, वो कैसे आगे हम डिस्कस करते हैं। तो भारत ने बोला कि आप इन तीनों को तो नहीं दे सकते हो, लेकिन मुझे तो दे सकते हो, क्योंकि मैं जो है इन चारों से काफ़ी ज़्यादा एलिजिबल हूँ और मेरे के खिलाफ जो है कोई भी उतना विद्रोह भी नहीं करता। क्योंकि आप जानते हैं भारत के जो रिलेशन होंगे चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व में जो भारत के रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मधुर रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिलेशन रहेंगे सभी के साथ। तो अब देख सकते हैं भारत जो है किस प्रकार एलिजिबल हैगा सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य की सीट के लिए। तो ये जो भारत हैगा, इसे जब ये स्वतंत्र हुआ था तो ये जो है संस्थापक देशों में से एक हैगा। जब भारत स्वतंत्र हुआ था इसको काफ़ी बार ऑफर भी किए गए थे कि आपको भी जो है वीटो पावर दे दी जाएगी, आप भी हमारे में शामिल हो जाइए, लेकिन भारत ने उस समय इनकार कर दिया। तो अब क्यों इनकार कर दिया इसकी भी कहानी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये सोचा कि उस समय की जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। तो ऐसे में हम अपनी सेना पर ही जो है 1-2% ही खर्च नहीं कर पा रहे थे। आज भी देखा जाए तो आज भी भारत जो है अपने शिक्षा के ऊपर 2 से 3% ही खर्च कर पाता हैगा, ठीक है। और आज भी जो है हम जो यूनाइटेड नेशन हैगा उसके कुल बजट का जो है 1 से 2% जो ही दान देते हैं, ठीक है। और जब यूनाइटेड नेशन का जब गठन हुआ था तो उसमें कहा गया था कि जो भी जिनको भी वीटो पावर दी जाएगी वो कम से कम सुरक्षा परिषद के 7% योगदान देंगे उनके बजट का। तो भारत की अर्थव्यवस्था इतनी ज़्यादा डाउन थी कि वो अभी भी जो है 1 से 2% दे पाता है यूनाइटेड नेशन को। तो उस समय कहाँ से दे पाता,
और तो और मैं आपको बता दूं, भारत उस समय जब हम आज़ाद हुए थे तो उस समय हमारी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। हमारे पास इतने अच्छे शूज़ भी हमारे जो सैनिक थे वो बर्फ़ में चलने के लिए उनके पास अच्छे जूते नहीं थे कि वो जब बर्फ़ में चल सके। और तो और आप जानते हैं 1962 की जो लड़ाई हुई थी तो उसमें भी जो है भारत इसलिए आ गया था क्योंकि भारत की इकोनॉमी उतनी ज़्यादा बिल्ड नहीं हुई थी। ठीक है। और तो और भारत, मैंने आपको बताया कि भारत जो है यूनाइटेड नेशन का संस्थापक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना करने वाले देशों में से भारत भी इसमें एक शामिल है। भारत ने भी जो इसका प्रचार प्रसार किया था कि आप भी जो है दूसरे देशों को कहा था कि आप जो है यूएनओ में शामिल हो जाइए। ठीक है। और भारत को कई बार जो है ऑफर भी मिलेंगे कि आप जो है मतलब शामिल हो जाइए। ठीक है। भारत को जो है यूएसए ने 1950 में ऑफर किया था कि आप भी जो है सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल हो जाइए। इसके अलावा यूएसएसआर, उस समय तो यूएसएसआर था, 1991 में जाके तो ये रूस बना है। 1991 के बाद ही तो ये रूस बना है, उससे पहले तो यूएसएसआर था। तो इसने भी जो है भारत को ऑफर किया था 1955 में कि आप भी जो है हमारे साथ मिलकर वीटो पावर प्राप्त कर लीजिए और यूनाइटेड नेशन के स्थायी सदस्य बन जाइए। लेकिन उस समय भारत की तो पहला कारण मैंने बता दिया आपको, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण आएगा वो आएगा नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी NAM। ये काफ़ी ज़्यादा दूसरा कारण महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है तो आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद एक दोबारा युद्ध स्टार्ट होता है जिसे नाम दिया गया था शीत युद्ध। यानी कि इसमें जो है गुट बनने लगे थे। पहला था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला गुट जिसमें यूएसए इसका नेतृत्व कर रहा था। दूसरा था समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला गुट, ठीक है, जिसमें जो है यूएसएसआर था। तो भारत ने जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया था जिसमें उसने कहा था कि वो किसी भी गुट में नहीं जाएगा। तो अगर वो यूएसए के साथ 1950 में एग्रीमेंट कर लेता, वो अगर शामिल हो जाता, तो ऐसे में भारत के ऊपर दब्बा लग जाता कि वो झूठा का ढोंग कर रहा है कि वो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन कर रहा है, गुट निरपेक्ष पक्ष है, यानी वो किसी के पक्ष में नहीं जाएगा। अगर हम उस समय यूएसए का कहना मान लेते तो हम ऐसा माना जाता कि भारत जो है वो यूएसए का समर्थन है। और अगर 1955 में अगर हम यूएसएसआर के साथ चले जाते तो हमें लगता, तो बाकी देशों को लगता कि भारत जो है उसके साइड है। तो आप समझ सकते हैं भारत के साथ बहुत ही बड़ी सिचुएशन आ गई थी कि वो जो है सदस्य देश नहीं बन पाया। और जैसे कि इसकी कैटेगरी में ही कहा गया है कि वो उन्हीं देशों को जो है स्थायी सदस्य की सीट दे दी जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में बड़ा देश हो और लोकतांत्रिक हो। और भारत जो है वो जनसंख्या के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। हालांकि अब जो है पहला भी बन सकता है, अभी कुछ ही सालों में जो है भारत पहला भी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बन सकता है, बन गया है शायद मेरे ख्याल से। ठीक है। तो और बात की जाए तो दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र वो तो भारत ही है। और भारत में जो है मानव अधिकारों का सम्मान भी सबसे ज़्यादा किया जाता है। आप भी जानते हैं कि ब्राज़ील या फिर जितने भी दक्षिण अफ्रीकन कंट्री हैगी, ठीक है, वहाँ पर जो है भारत की EVM मशीन ही को ले जाता है। जो चुनाव वाली मशीन होती है वो भारत से ही जाती हैगी, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो भारत ही है। और शांति बहाल की बात की जाए तो जो शांति सेना के लिए जो भी सैनिक भेजे जाते हैं यूनाइटेड नेशन से, तो वो भारत के ही सैनिक होते हैं। तो आप बताइए भारत के सैनिकों को कितना बड़ा यहाँ पर योगदान है, फिर भी भारत को जो है अभी तक स्थायी सीट नहीं दी गई है। हालांकि भारत जो है काफ़ी ज़्यादा मांग उठाता है कि हमें भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य की सीट दे दी जाए, लेकिन अभी तक भारत को नहीं मिला है। इसके अलावा बात की जाए तो भारत जो है एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो ऐसे बहुत सारे कारण होंगे जिसके कारण जो भारत है वो एलिजिबल है सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्य की सीट के लिए। इसके अन्य कारण भी होंगे, कौन कौन से, तो इसमें बात किया गया था कि जो भी सदस्य स्थायी सदस्य की सीट लेगा तो उसे जो है यूएनओ की बजट का कुछ योगदान देना पड़ेगा। और भारत तो अभी भी योगदान देता है यूएनओ में। और तो और भारत जो है ये यूएनओ को फैसले को जो है सर्वोच्च मानता है कि जो यूएनओ के द्वारा जो फैसला लिया गया है वो सबसे अच्छा फैसला है, उसी को माना जाएगा। जबकि जो भी स्थायी सदस्य की जो सीट जिनको प्राप्त होंगी, जैसे कि रशिया की बात की जाए, ठीक है, अमेरिका की बात की जाए, चाइना की बात की जाए, तो वो जो है यूएनओ के फैसलों को उतना महत्व नहीं देते हैं। जब यूएनओ ने कहा था कि इराक पे हमला नहीं करना, फिर भी अमेरिका ने इराक पे हमला किया। जब यूएनओ ने कहा कि तिब्बत पे चाइना को हमला नहीं करना है, चाइना पे कब्जा नहीं करना है, फिर भी चाइना ने किया। तो ऐसे बहुत से ऐसे मुद्दे होंगे जिसका पालन, और बहुत से ऐसे जो है निर्णय होंगे जिनका पालन जो स्थायी सदस्य जो देश होंगे जिनको आज वीटो पावर प्राप्त है वो पालन नहीं करते हैं। लेकिन भारत जो है आज भी इनका पालन करता है, जबकि भारत जो है एक स्थायी सदस्य की सीट इसे नहीं मिले फिर भी। तो बहुत सारे कारण हैं। भारत जो है एक आतंकवादी विरोधी देश है। यहाँ पर हालांकि भारत ने आतंकवादी चीज़ों को सहा है, लेकिन वो हमेशा से आतंकवादियों का विरोध करता है।
आप अगर विदेशों में जाएंगे, ठीक है, तो आपका जब पासपोर्ट देखा जाएगा और जैसे ही आपके पासपोर्ट पे इंडियन लिखा होगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी नज़रिए से देखा जाएगा। और जैसे कोई पाकिस्तानी जाता है तो जैसे ही देखेगा पाकिस्तानी लिखा है तो 10 बार उसकी चेकिंग होगी कि कहाँ बम रख रखा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भारत के लिए विदेशों में भी कितना ज़्यादा सम्मान है, ठीक है। और भारत के जो रिलेशन की बात की जाए तो रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेंगे भारत के। तो ऐसे आप मैं पॉइंट बनाना चाहूँ ना तो 10-12 पॉइंट तो ऐसे बन जाएंगे, 10-12 पॉइंट तो मैंने अभी लिख दिएंगे, ठीक है। भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष आंदोलन है, इतनी ज़्यादा विविधता वाला देश है भारत कि यहाँ पर जो है फिर भी यहाँ पर दंगे या फिर कुछ चीज़ें नहीं होती है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो दंगे वंगे होते हैं, तो देखिए बहुत जब ज़्यादा विविधता वाले देश होते हैं, जब अलग अलग धर्म जाति के लोग एक ही जगह पर रहते हैं तो थोड़ा बहुत तो हो सकता है, ठीक है। और मैंने आपको ये बता ही दिया है। और भारत जो है ये 8 बार अस्थायी सदस्य की सीट ले चुका है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। और भारत जो है एक परमाणु संपन्न देश है। तो आप देख सकते हैं जितने भी देश हैं वो परमाणु संपन्न देश हैं और भारत भी उनमें ही शामिल है। और भारत जो है ये P5 की तुलना में जो शांति सेना की संख्या आएगी उसकी दुगना, यानी कि अगर कहीं पर भी लोकतंत्र की स्थापना की जाती है तो उसके लिए जो यूएन सेना मंगवाता है तो वो भारत से ही मंगवाता है। आप देख सकते हैं भारत के सैनिकों को कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी उसको स्थायी सदस्य की सीट नहीं दी गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अन्याय है। अब हालांकि उस समय भारत ने एक्सेप्ट नहीं किया तो लेकिन अब तो दे दिया जाना चाहिए। लेकिन खैर आगे बात करते हैं। तो अगला आएगा हमारा टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत को जो है अभी तक स्थायी सदस्य की सीट नहीं मिली है। तो इतने सारे पक्ष आएंगे, अगर एक एक पक्ष जो है यूएन के साथ सामने रखा जाए तो हो सकता है भारत को भी मिल जाए। और भारत इसके लिए प्रयास भी कर रहा है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इंटरेस्टिंग है कि चीज़ जानने वाली है। मैं आपको बता दूँ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें ये जो देश थे ये विजयी राष्ट्र के देश थे, जिसमें यूएसए, यूके, रशिया और फ्रांस शामिल थे। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ये देश जो है जीते हुए थे। और मैंने आपको ये भी बता रखा है पार्ट 1 की वीडियो में कि चाइना को क्यों मिला था वीटो पावर। क्यों? क्योंकि उस समय जो है हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। तो जो पहला अवसर दिया गया था वो भारत को दिया गया था, लेकिन भारत ने कहा कि आप जो है हमारे बदले जो है चाइना को दे दीजिए। क्योंकि अगर हम उस समय कोई ऑप्शन ही था, पाकिस्तान को दे नहीं सकते थे, जो अरब के प्रदेश थे, अरब के जो देश थे उनको भी दे नहीं सकते थे क्योंकि वो पाकिस्तान के फेवर में चले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास एक ही ऑप्शन था, वो था चाइना। और ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर इनको दे नहीं सकते थे क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वो भी ले भी नहीं सकते थे। तो ऐसे में चाइना ही था जिसको दी जा सकती थी। तो इसलिए भारत ने जो है चाइना को ये सीट दी थी। तो अब बात करते हैं एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब होता है कमजोरी, कि जब पूरा विश्व जो है एक ध्रुवीय हो गया था, यानी कि शीत युद्ध के बाद में जब आप देखते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व ही सिर्फ बढ़ जाता है क्योंकि यूएसएसआर का जो है विघटन हो जाता है। कब? 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। उसके बाद जो एक ध्रुवीय विश्व बन जाता है पूरा विश्व, और ऐसे में एक ही महाशक्ति बचती है जो कि है यूएसए। तो ऐसे में क्या होता है, जो अमेरिका तो उसका प्रभुत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होती है, कि मैंने आपको बताया था। और इसका उद्देश्य होता है कि भविष्य में कोई भी युद्ध ना हो, युद्ध से बचने के लिए ही इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो उद्देश्य था वो था अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखना, एक दूसरे के साथ तालमेल स्थापित करना, समस्याओं का निपटारा करना, ठीक है, और शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है, संकट को टालना, जो भी हस्तक्षेप है उन पर अंकुश लगाना। लेकिन फिर भी जो है ये कारगर साबित नहीं हुआ यूएनओ अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इराक वाला मैंने आपको बता दिया कि इराक ने जो है यूएनओ की परमिशन के बिना, यूएनओ ने जब मना कर दिया, फिर भी अमेरिका ने जो है इराक पे हमला किया और सद्दाम हुसैन को मारा। तो आप देख सकते हैं ये यूएनओ की प्रासंगिकता पे जो है काफ़ी बड़ा प्रश्न खड़ा कर देता है कि वो जो है अपने इस कहता है कि यूएनओ का जो निर्णय होता है वो सर्वोच्च होता है। तो कहाँ से सर्वोच्च आएगा जब अमेरिका ने माना ही नहीं से? तो ये जो है काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। तो ये इसकी प्रासंगिकता यानी कमजोरी है एक तरह से, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो जो अमेरिका है, अब आपके मन में सवाल आएगा कि जो यूएन है वो अमेरिकी मनमानी को रोकने में असफल क्यों है? आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है। या फिर एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या योगदान है, उसमें ये पूछा जा सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो क्यों जो है यूएन है वो इतना असफल क्यों है अमेरिका की मनमानी को रोकने के लिए? तो आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब शीत युद्ध होता है तो उसके बाद एक ही महाशक्ति बचती है कि जो कि होती है यूएसए, ठीक है। यूएसएसआर तो अंत हो जाता है उसका।
तो एक ध्रुवीय विश्व जब हो जाता है तो उस सिचुएशन में अमेरिका काफ़ी ज़्यादा बड़ी महाशक्ति बन जाती है और अमेरिका के पास जो है सेना भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैगी और आर्थिक स्थिति देखी जाए तो अमेरिका की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड है। तो इसी कारण जो यूएन है वो जो अमेरिका है वो यूएनओ की अनदेखी करता है, वो उसके फैसले को सर्वोच्च नहीं मानता है। और तो और बात की जाए जो अमेरिका है वो यूएन के बजट में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। जो यूएनओ का जो मुख्यालय है, मैंने आपको बताया था इसके 5 अंगों के बारे में, 6 अंगों के बारे में, तो उन सभी का जो ज़्यादातर मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है जो कि अमेरिका में है। तो इसका जो भूभाग है वो भी अमेरिका में स्थित है और जो यूएनओ के कई जो नौकरशाही हैंगे वो भी अमेरिकन नागरिक हैंगे, ठीक है, यानी इसमें जितने भी लोग काम करते हैं वो अमेरिकन ही है। और जो है अमेरिका के पास वीटो पावर भी है। अमेरिका के पास वीटो पावर होने के कारण जो यूएनओ की जो महासचिव होता है उसके चयन में भी जो है अमेरिका ही डिसाइड करता है कि किसको महासचिव बनाना है। और अमेरिका अपने ताकत के बल पे जो है विश्व में कूट डालने का काम करता है, यानी कि पहले वो सबको लड़वाता है, उसके बाद फिर अपने खुद हस्तक्षेप उस पर करता है। और इन्हीं कारण के कारण जो है यूएनओ के भीतर अमेरिका का जो है अच्छा खासा प्रभाव दिखता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्यों यूएनओ अमेरिका की मनमानी को नहीं रोक पाता है। तो ये सभी पॉइंट आपको लिख देने हैं, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। तो ये सब हो जाने के बाद अब हम जो हमारा एजेंसी हैंगी उनमें आ जाता है यूनेस्को, ठीक है, यूनिसेफ, इन सब के बारे में अब हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म हैगी, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी जो स्थापना हुई थी 1946 में हुई थी, ठीक है। इसमें जो सदस्यी देश है वो 193 सदस्यी देश है। इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क में है। और तो इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है विश्व भर में जो बच्चों की कल्याणकारी उसके विकास के लिए कार्य करना इसका उद्देश्य है और बच्चों के स्वास्थ्य पर, उसके उत्तम जीवन पर जो है इस पर जो है काम करता है ये यूनिसेफ। अब जो हमारा नेक्स्ट वो है यूनेस्को। तो अब यूनेस्को के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। ये जो यूनेस्को है जिसमें आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो आप देखोगे जो गूगल पे देखोगे तो आपको ये डेट मिलेगी, लेकिन आपके एनसीईआरटी में आपको ये डेट मिलेगी, ठीक है। तो आप जो है दोनों डेट भी लिख के आ सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि अगर आप जो है ये वाली डेट लिख के आओ। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 आप स्थापना देख लीजिए, ठीक है, आप जो है देख लीजिएगा स्थापना कब हुई थी इसकी, ठीक है। इसमें 193 मेंबर्स हैं। इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। इसका जो उद्देश्य है वो है विज्ञान, शिक्षा और समाज और मानव विकास, संस्कृति, संचार को उन्नत बनाना, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा जो सदस्य देश हैंगे उनके बीच में जो साक्षरता है उसको बढ़ाना, उसका बढ़ावा देना, ठीक है। और तो जो स्वतंत्र मीडिया के प्रचार के लिए काम करता है। यूनेस्को में कुछ स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिए गए हैं, जैसे कि आप जानते हैं भारत में कितने हैंगे विश्व विरासत स्थल, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो अद्भुत यूनिक होते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य होते हैं जिनके पास, ठीक है, और जो ऐतिहासिक रूप से महत्व होते हैं, उनको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दे देता है और उसकी जो हिफाजत करने का जो खर्च उठाता है वो यूनेस्को ही उठाता है। भारत के पास जो है 38 ऐसे स्थल हैंगे जो कि विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिए गए हैं, जैसे कि आप जानते हैं आगरा, ठीक है, आगरा का किला, अजंता की गुफा, ठीक है, और सूर्य मंदिर जो कि आपका उड़ीसा में है। इसके अलावा फूलों की घाटी भी है। तो बहुत से ऐसे हैंगे, ठीक है, अजंता की गुफा भी है। तो ये सब जो है आपके सिलेबस में है। तो नेक्स्ट है आपका सिलेबस में वो है ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम होता है कि विश्व भर में लेबर की क्या कंडीशन है उसको जांच करना, उनकी कंडीशन को सुधारना। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। इसमें टोटल सदस्य देश की बात की जाए तो 187 इसके सदस्य देश हैंगे। इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। याद रखिए स्विट्जरलैंड की जो राजधानी वो बर्न है, ठीक है। जो जिनेवा है ये इसका एक शहर है जहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, ठीक है। कार्यों की बात की जाए तो इसका कार्य है श्रमिकों की सहायता करना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के द्वारा विश्व स्तर पर जो श्रमिकों की जो भी कंडीशन है उसका जांच करना, ठीक है, और जो कार्यस्थल है जहाँ पर कार्य करते हैं मजदूर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, वहाँ पर उनको मान सम्मान दिलाना, वहाँ पर उनकी जो स्वाभिमानता है उसकी स्थिति को बनाए रखना, उनको बनाना, ठीक है, और महिलाओं और पुरुष श्रमिकों को उत्पादन करने में संलग्न उनको जो है प्रोत्साहन करना, ठीक है,
और जो बलात् श्रम है यानी कि जो जबरदस्ती काम कराए जाते हैं उनको रोकना और मजदूरों को इन भेदभाव से बचाना इसका उद्देश्य है। तो आपको 2-3 पॉइंट इसके याद रखने हैं। जो अगला आएगा हमारा वो आएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा। जो WHO है आपने आपके 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। इसमें 194 सदस्य ही देश रहेंगे। मुख्यालय इसका जिनेवा में है। जितने भी अन्य जो भी संगठन है उसके जो ज़्यादातर मुख्यालय मिलेंगे वो आपको जिनेवा में ही मिलेंगे। ठीक है, आपको ये थोड़ा याद रखना है, कॉमन पॉइंट है। सिलेबस में भी देख सकते हैं, यहाँ पर है WHO। तो ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कराया जा रहा है। जो यूनेस्को है इसका कार्य होता है कि देश भर में लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काम करना। ठीक है, उन्हें जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना विश्व भर में, और तो और उनका जो विकास का स्तर है उसको ऊंचा करना, स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करना। और तो और जहाँ पर जैसे भारत जो चेचक, पोलियो और जो भी संक्रामक रोग होते हैं उनके लिए दवाइयाँ उपलब्ध कराता है और वो UN को देता है। तो आप देख सकते हैं UN में जो सबसे ज़्यादा विश्व में जो सबसे ज़्यादा दवाइयों का जो एक्सपोर्ट करता है वो भारत ही है। और भारत ही जो है पोलियो, चेचक इन सब की दवाइयाँ जो है वो बनाकर UN को देता है। तो दवाइयाँ बनाने में भी जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है भारत का। इसके अलावा कुछ अन्य भी संस्थाएं हैं और गैर सरकारी संगठन भी है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनको मान्यता प्राप्त है। जैसे कि आ जाता है वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक का कार्य क्या होता है? तो ये जो जितने भी अमीर देश होते हैं उनको जो है ऋण देने का काम करता है। विश्व व्यापार संगठन, व्यापार से रिलेटेड जो भी नियम कानून होते हैं वो इनके द्वारा बनाए जाते हैं और ये जांच करता है कि इन नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, और तो और रहेगा इसके अलावा आएगा IAEA। ठीक है, इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी। इसके अलावा आएगा IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, यहाँ पे दोबारा अंतर्राष्ट्रीय आ गया। इसके आएगा ह्यूमन राइट वॉच। तो ये सब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो कि तो एक इनके बारे में थोड़ा थोड़ा फैक्ट हमें जानना है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए IMF के बारे में। तो IMF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। मेंबर्स की बात की जाए तो 189 इसके मेंबर्स हैं। मुख्यालय की बात की जाए तो वॉशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। इसकी कार्य की बात की जाए तो इसका कार्य होता है कि वैश्विक स्तर पर यानी विश्व के स्तर पर जो वित्त व्यवस्था है वित्त व्यवस्था का देखरेख करना और तो और जो भी देश गरीब है उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका कार्य होता है। इसके अलावा आप जान लीजिए विश्व बैंक के बारे में। तो सभी के बारे में आपको 2-4 फैक्ट याद होने चाहिए। तो पहला है आपका इसका जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। जो IMF और WHO है वर्ल्ड बैंक है, इन दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी 1944 में। इसका जो मुख्यालय है दोनों का मुख्यालय भी सेम जगह है। और तो और जो WHO है जो वर्ल्ड बैंक है उसका काम होता है कि जिसे भी ऋण चाहिए तो उनको जो है आसानी से कम ब्याज दर पर जो है ऋण उपलब्ध कराता है ये वर्ल्ड बैंक। और तो ये मानव विकास, कृषि, ग्रामीण विकास पर ये काम करता है। तो आपको 2-4 चीज़ें इसके बारे में पता होनी चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हैगा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में। ठीक है, और इसका काम होता है कि विश्व व्यापार से संबंधित जितने भी नियम कानून है उनका पालन करवाना और तो और उनके लिए कानून बनाना कि व्यापार किस प्रकार से होगा और कोई इस नियम का पालन नहीं कर रहा है तो उसको सजा देना। ठीक है, और जो इसका मुख्यालय है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका कार्य मैंने आपको बता ही दिया है। तो मैं आपको बता दूं इस 1995 से पहले जो ये WTO इसकी स्थापना से पहले भी जो है ऐसा ही एक संगठन था जो कि ये काम करता था, विश्व व्यापार को देखता था, जिसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेटी एंड ट्रेड, ट्रिप्स एंड ट्रेड, जिसे GATT भी कहा जाता था। इसके बाद इसका नाम चेंज करके WTO नाम रख दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। तो ये था आपके बारे में और इस चैप्टर के बारे में। तो ये पूरा चैप्टर आप फिनिश हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।